में है तो बाइकार्बोनेट के रूप में है, और 20 से 23% जो है हेमोग्लोबिन में मिलकर कार्बिनो हेमोग्लोबिन बनाती है। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में है, और 20 से 23% ऑक्सी हेमोग्लोबिन 20 से 23% हेमोग्लोबिन में मिलकर कार्बिनो हेमोग्लोबिन बनाती है, और 7% प्लाज्मा में क्या हो जाती है, घुल जाती है। क्लियर हो गया। फिर से समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन कैसे होता है, तो इसमें समझने वाली बात है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस रूप में है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में है। 20 से 23% किस रूप में है, मतलब 20 से 23% हेमोग्लोबिन में मिलकर कार्बिनो हेमोग्लोबिन बनाती है, और 7% जो है वो प्लाज्मा में क्या हो जाती है, घुल जाती है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के प्रकार के बारे में। तो देखिए क्या इसमें 3 प्रकार होता है, कौन कौन सा, तो एक्सटर्नल, इंटरनल और क्या होता है, एरोबिक। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहरी श्वसन कहते हैं, इंटरनल मतलब आंतरिक श्वसन कहते हैं, और एरोबिक मतलब क्या होता है, एरोबिक श्वसन कहते हैं। इसमें 4 प्रकार होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होते हैं, उसको एनारोबिक श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया। ये कितने प्रकार के होते हैं रेस्पिरेशन, 4 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, एरोबिक और एनारोबिक। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। फेफड़ों और वातावरणों के बीच गैसों का आदान प्रदान करना होता है। इसमें हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना शामिल है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है। क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में फेफड़ों और वातावरणों के बीच गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान करना होता है। इसमें हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना शामिल होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होती है, शामिल होती है। क्लियर हो गया। देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन में, इसमें ब्लड एंड बॉडी टिश्यू एंड सेल्स के बीच गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान करना होता है, और यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती है। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि इसमें क्या होती है, ब्लड और बॉडी टिश्यू और सेल्स के बीच गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, और यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं। अब किसके बारे में देखते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग के बारे में। तो देखिए ऑक्सीजन का उपयोग के बारे में, कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज जैसे कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, तोड़ती है। ऑक्सीजन का उपयोग कैसे होता है, तो देखिए कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज जैसे कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, तोड़ती है, कणों को तोड़ती है, कार्बनिक अणुओं को क्या करती है, तोड़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक कोशिकीय प्रक्रिया है जो ग्लूकोज को एनर्जी एटीपी में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में निकलता है, और यह मनुष्य को सहित अधिकांश जीवों के लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्राथमिक प्रक्रिया होता है या तरीका होता है। फिर से समझ लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक कोशिकीय प्रक्रिया है जो ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए ऑक्सीजन का क्या करती है, उपयोग करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में निकलता है, और यह मनुष्यों सहित अधिकांश जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक तरीका होता है। क्लियर हो गया। इसके मुख्य पहलू देखिए, ऊर्जा उत्पादन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाता है, जो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है। इसका मुख्य पहलू क्या है, तो ऊर्जा उत्पादन करना। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाता है, जो कोशिका की ऊर्जा का क्या होता है, मुद्रा होता है। अब इसके रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 याद रखिएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, तो O2 होता है, यहाँ पर 6 मतलब 6O2, और कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, वाटर 6H2O प्लस एनर्जी। किसका फार्मूला होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का। और एटीपी की भूमिका क्या होती है, तो एटीपी कोशिकाओं की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है, जो विभिन्न कोशिकीय कार्यों को शक्ति प्रदान करती है। क्लियर हो गया। एटीपी की भूमिका, कोशिकाओं की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है, जो विभिन्न कोशिकीय कार्यों को शक्ति प्रदान करती है। इसका घटना क्या है, तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन अधिकांश बहुकोशीय जीवों में एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें जानवर और पौधे भी शामिल होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अधिकांश बहुकोशीय जीवों में से एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें जानवर और पौधे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो देखिए अब किसके बारे में पढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। यह एक कोशिकीय प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करती है, और यह ऊर्जा उत्पादन के दौरान यहाँ पर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रेट या सल्फेट जैसे अन्य इलेक्ट्रॉन स्वीकारकों का उपयोग करता है। जैसे अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला का उपयोग नहीं करता है, और यह प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में एटीपी उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि ये क्या करता है, तो मतलब यह कोशिकीय प्रक्रिया है जो क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहता है तो उसमें ऊर्जा का क्या करता है, उत्पन्न करता है, और यह ऊर्जा उत्पादन के दौरान इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रेट
या सल्फेट जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनों को स्वीकारकों का उपयोग करता है। और ये देखिए क्या, अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला का उपयोग नहीं करता है, और यह प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कम एटीपी उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और वैकल्पिक इलेक्ट्रॉन की स्वीकृता होती है और कम ऊर्जा उत्पादन। और देखिए क्या कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दो मुख्य देखिए, जब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो क्या होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के विपरीत जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन विपरीत जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कोशिकीय द्रव्य में होता है। क्लियर हो गया। दो मुख्य चरण क्या है, तो अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन अव्यय श्वसन में आमतौर पर ग्लूकोलाइसिस और किण्वन शामिल होती है और उसका उत्पाद कैसे होता है, तो अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन में अंतिम उत्पादों में लैक्टिक एसिड मतलब पशुओं में या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड खमीर में शामिल हो सकते हैं। और इसका रिएक्शन क्या होता है, तो C6H12O6 2C2H5OH प्लस 2CO2 जो प्लस ऊर्जा या एनर्जी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया। या देखिए कि C6H12O6 जो है 2 लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होता है। क्लियर। और देखिए क्या कि डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग क्या होते हैं, फेफड़ों और वायु मार्ग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, अस्थमा हो जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब देखिए क्या होता है, COPD, निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है मतलब जिसे हम लोग लंग कैंसर कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसे हम लोग TB कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, वातस्फीति होता है, और मेसोथेलियोमा होता है, फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप और तपेदिक, ये सब होते हैं। ये सब इसमें क्या होते हैं, ये सब बीमारी होते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए अब अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक पुरानी श्वसन संबंधी बीमारी है जिसमें वायु मार्गों में सूजन और संकीर्णता मतलब क्या कहिए, जो नैरो गैप, जिसमें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और COPD मतलब अभी बताए हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। तो यह एक प्रगतिशील बीमारी है जिसमें फेफड़ों को नुकसान होता है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। क्लियर हो गया। COPD के बारे में, यह क्या है, एक प्रगतिशील बीमारी है जिसमें फेफड़ों को क्या होता है, नुकसान होता है और जिसमें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्लियर। अस्थमा के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। यह एक पुरानी श्वसन संबंधी बीमारी है जिसमें वायु मार्गों में सूजन और संकीर्णता होती है, जिसमें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अब देखिए निमोनिया के बारे में। यह एक संक्रामक बीमारी है जो फेफड़ों में सूजन और संक्रमण का कारण बनती है। ये क्या है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो फेफड़ों में सूजन और संक्रमण का क्या करती है, कारण बनती है। लंग्स कैंसर, यह एक घातक बीमारी है जो फेफड़ों में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होती है। यह क्या है, एक घातक बीमारी है जो फेफड़ों में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के क्या होती है, कारण बनती है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम लोग TB कहते हैं, अभी फिर बताए थे कि यह एक संक्रामक बीमारी है जो फेफड़ों और अन्य अंगों को क्या करती है, प्रभावित कर सकती है। क्लियर हो गया। यह एक क्या है, संक्रामक बीमारी मतलब फैलता है जो फेफड़ों और अन्य अंगों को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ब्रोंकाइटिस मुख्य मार्ग में सूजन और सूजन वाला ऊतक है जो फेफड़ों में हवा ले जाता है और यह सूजन वायु मार्ग को संकीर्ण कर देती है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या है, मुख्य मार्ग में सूजन और सूजन वाला ऊतक है जो फेफड़ों में हवा ले जाता है और यह सूजन वायु मार्ग को संकीर्ण कर देती है जिसमें सांस लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। साइस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में आप पढ़ते हैं। तो देखिए यह फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली जानलेवा बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, जाती है। साइस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, यह फेफड़ों और पाचन तंत्र को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने वाली जानलेवा क्या है, बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, जाती है। इम्फेसीमा, यह वातस्फीति फेफड़ों की एक बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई और अन्य सांस संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। एल्वोली की दीवारें नष्ट हो जाती है, इससे गैसों के आदान प्रदान की सतह कम हो जाती है। क्लियर हो गया। वातस्फीति फेफड़ों की एक बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई और अन्य सांस संबंधी समस्याओं का कारण बनती है और एल्वोली की दीवारें को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। गैसों की आदान प्रदान की सतह कम हो जाती है। श्वसन तंत्र की रक्षा प्रणाली, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो श्वसन तंत्र की रक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं जो फेफड़ों को धूल, कीटाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाने में मदद करती है। तो पहला क्या है इसमें, बलगम। दूसरा क्या है, सीलिया। तीसरा क्या है, फैगोसाइटिक कोशिकाएं। चौथा क्या है, तो म्यूकोसिलरी स्केलेटर। और पांचवा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। ये सब अगर ठीक रहेगा तो ये क्या करता है, हमारे श्वसन तंत्र की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर किसी का मतलब इम्यून सिस्टम खराब है तो वो क्या करेगा, हमारे श्वसन तंत्र की प्रणाली को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो गया, अगर म्यूकुलरी स्केलेटर खराब हो गया, फैगोसाइटिस हुआ, सीलिया हुआ, म्यूकस हुआ, ये सब अगर ये सब नहीं रहे तो हमारे शरीर में क्या होगा, कमी आएगी, हमारा शरीर उस बीमारी से नहीं लड़ पाएगा।
तो ये सब होना भी क्या है, ज़रूरी होता है। म्यूकस देखिए क्या है, अब म्यूकस के बारे में पढ़ते हैं। तो म्यूकस क्या है, श्वसन पथ पर बलगम एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो धूल, कीटाणु और हानिकारक पदार्थों को फँसाता है और फेफड़ों में जाने से क्या करता है, रोकता है। सीलिया, तो सीलिया ये छोटे बाल होते हैं जो श्वसन पथ की दीवारों को ढकते हैं और ये बलगम को फेफड़ों से बाहर की ओर धकेलते हैं, जिसमें हानिकारक पदार्थों को हटा दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, ये छोटे बाल होते हैं जो श्वसन पथ की दीवारों को क्या करते हैं, ढकते हैं। ये बलगम की को फेफड़ों से बाहर की ओर धकेलते हैं और जिसमें हानिकारक पदार्थों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में, ये कोशिकाएं श्वसन पथ पर मौजूद होती है और यह हानिकारक पदार्थों को निगलकर उन्हें नष्ट कर देती है। फैगोसाइटिक सेल्स क्या होती है, तो ये कोशिकाएं श्वसन पथ पर क्या होती है, मौजूद होती है और ये हानिकारक पदार्थों को निगलकर उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्लियर। तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो सीलियरी स्केलेटर के बारे में। यह एक विशेष तंत्र है जो बलगम और सीलिया को मिलाकर कार्य करता है और यह बलगम को गले की ओर धकेलता है, जहां इसे या तो निगल लिया जाता है या खांसकर बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हो गया। यह क्या है, यह एक विशेष तंत्र है जो बलगम और सीलिया को मिलकर कार्य करता है और यह बलगम को गले की ओर धकेलता है, जहां से यह क्या होता है, निगल लिया जाता है या खांसकर इसे बाहर कर दिया जाता है। क्लियर। अब किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इम्यून सिस्टम के बारे में। तो देखिए, फेफड़ों में एक जटिल प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो श्वसन पथ को संक्रमण से बचाने में मदद करती है और यह प्रणाली सफेद रक्त कोशिकाएं, एंटीबॉडीज और अन्य प्रतिरक्षा तत्वों को भी क्या करती है, शामिल करती है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, मतलब देखिए हमारे फेफड़ों में एक जटिल प्रतिरक्षा प्रणाली भी होती है जो श्वसन पथ को संक्रमण से बचाने में क्या करती है, मदद करती है और यह प्रणाली सफेद रक्त कोशिकाएं, एंटीबॉडीज और अन्य प्रतिरक्षा तत्वों को भी क्या करती है, शामिल करती है। क्लियर। तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको इससे आगे का वीडियो बनाने में क्या होता है, मदद मिलता है। हम उसके बाद प्रभुक होते हैं तो नहीं, मुझे एक आगे वीडियो भी फिर से क्या करना है, बनाना है, इससे अच्छे कार्य करें। थैंक यू।